गांव में कहा जाता था, रघुवीर बहुत किस्मत वाला है। उसे भगवान मानने वाली पत्नी मिली है। हर महीने वो औरत भजन सुनने जाती थी। माथे पर चंदन, हाथ में माला और आंखों में आस्था। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसी भजन की आड़ में एक पाप हर रोज पल रहा था। पति ने जब पहली बार शक किया तो पत्नी ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि शक भी शर्मिंदा हो गया। सब कुछ फिर ठीक लगने लगा। घर में हंसी लौट आई और पति ने दोबारा भरोसा कर लिया। लेकिन उसी रात एक मोबाइल स्क्रीन ने पूरे गांव की नींव हिला दी। एक वीडियो जो सिर्फ एक औरत को नहीं, एक आदमी की पूरी जिंदगी को नंगा कर रहा था। वीडियो देखते ही रघुवीर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और अगली सुबह पत्नी और उसका प्रेमी हमेशा के लिए गायब थे। पीछे बचा सिर्फ वो आदमी जिसका कसूर था भरोसा करना। अब सवाल ये नहीं है कि पत्नी ने धोखा क्यों दिया। सवाल ये है, क्या समाज उस आदमी को जिंदा रहने देगा जिसकी बदनामी पूरे गांव में फैल चुकी है। गांव का नाम था बैरागपुर। शांत, सीधा और बाहर से बिल्कुल पवित्र। इसी गांव में रहता था रघुवीर सिंह, कम बोलने वाला, ज्यादा सहने वाला और इज्जत को अपनी सांसों से ज्यादा कीमती मानने वाला आदमी। जब उसकी शादी कविता देवी से हुई तो पूरा गांव बोला, रघुवीर तेरे भाग्य खुल गए, ऐसी औरत सबको नहीं मिलती। शादी के पहले कुछ महीने सच में अच्छे थे। कविता सुबह जल्दी उठती, चूल्हा जलाती, घर को मंदिर की तरह साफ रखती और शाम होते ही भजन चला देती। रघुवीर उसे देखता और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता कि कम से कम मेरी पत्नी संस्कारी है। हर महीने, कभी कभी 2 बार, कविता भजन सुनने पास के कस्बे शिवधाम जाती थी। वो कहती, मन को शांति मिलती है भगवान के पास। रघुवीर कभी सवाल नहीं करता। उसके लिए पत्नी पर शक करना खुद भगवान पर शक करने जैसा था। लेकिन एक दिन पहली दरार पड़ी। उस शाम कविता तैयार हो रही थी, थोड़ा ज्यादा सजसंवर कर, नई साड़ी, हल्का मेकअप और आंखों में अजीब सी चमक। रघुवीर ने हल्के से पूछा, आज कुछ खास है क्या? कविता मुस्कुरा दी, भजन है, भगवान के लिए थोड़ा अच्छा दिखना भी तो जरूरी है। रघुवीर चुप हो गया, लेकिन उसका मन नहीं माना। उस रात जब कविता लौट कर आई तो उसके चेहरे पर भजन की शांति नहीं थी, बल्कि किसी और ही दुनिया की चमक थी। रघुवीर ने नोटिस किया, कविता अब मोबाइल अपने पास ज्यादा रखने लगी थी। रात को देर तक स्क्रीन चमकती रहती और जैसे ही रघुवीर पास आता, मोबाइल तुरंत साइड में। पहली बार रघुवीर को अपने ही घर में अजनबीपन महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के रामधन चाचा ने हल्की आवाज में कहा, बेटा बुरा मत मानना, पर मैंने कविता को 2 बार एक अजनबी लड़के के साथ कस्बे में देखा है। रघुवीर हंस दिया, चाचा आप गलत समझे होंगे, वो भजन सुनने जाती है। लेकिन उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपनी पत्नी को सोते हुए नहीं देखा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग जाग रहा था। अगले हफ्ते कविता फिर भजन के लिए निकली। इस बार रघुवीर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा, दूरी बनाए रखते हुए। बस स्टैंड के पास पहुंचकर कविता रुकी और तभी एक लड़का आया, राहुल शर्मा। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे सालों का रिश्ता हो। रघुवीर का दिल सीधे सीने से गिर पड़ा। लेकिन तभी कविता ने चारों तरफ देखा और राहुल से थोड़ी दूरी बना ली। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। रघुवीर कंफ्यूज हो गया कि अगर गलत है तो छुपाया क्यों गया और अगर सही है तो डर क्यों। घर लौटकर कविता ने बहुत प्यार दिखाया, खाना अपने हाथ से खिलाया और बोली, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रघुवीर ने झूठ बोल दिया, नहीं बस थकान है। लेकिन उस रात भरोसे की नींव हिल चुकी थी और यही वो रात थी जब एक भजन धीरे धीरे एक बहुत बड़े पाप की शुरुआत बन चुका था। उस रात के बाद रघुवीर सिंह पहले जैसा नहीं रहा। वो चुप रहता, काम पर जाता, लौटकर भी खामोशी ओढ़ लेता। कविता सब देख रही थी। पति की आंखों में अब वो भरोसा नहीं था जो पहले पूजा जैसा लगता था। एक सुबह कविता ने जानबूझकर पूछा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? रघुवीर ने सिर हिलाया, नहीं बस सोच में हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन जल रहा था। उसी दिन शाम को कविता फिर भजन जाने लगी। रघुवीर ने इस बार टोका, हर हफ्ते क्यों जाना जरूरी है? कविता एक पल को ठिठकी, फिर आंखें नीची कर बोली, अगर भगवान से मिलने पर भी सवाल होंगे तो मैं कहाँ जाऊं? ये बात रघुवीर के दिल में तीर की तरह लगी। उस रात
कविता ने राहुल को मैसेज किया, अब कुछ दिन मत मिलना, रघुवीर को शक हो रहा है। राहुल ने जवाब भेजा, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन डर अब कविता की सांसों में बस चुका था। अगले कुछ हफ्तों तक कविता सच में भजन नहीं गई। मोबाइल कम इस्तेमाल किया, घर में ज्यादा समय देने लगी। वो चाहती थी कि रघुवीर का शक खुद ही मर जाए। और सच में रघुवीर का शक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसने खुद से कहा, शायद मैं ही गलत सोच रहा था। एक शाम गांव में कथा का आयोजन था। पूरा गांव जमा था। वहीं रघुवीर ने पहली बार राहुल को साफ देखा। वो भीड़ में खड़ा था, कविता से थोड़ी दूरी पर, लेकिन आंखें सिर्फ उसी पर। उनकी नजरें मिलीं, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वो पल रघुवीर के दिल को चीर गया। कविता ने तुरंत नजरें हटा लीं। रघुवीर समझ गया, कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसी रात रघुवीर ने तय किया, अब और नहीं। उसने मोबाइल चुपके से उठाया। कविता सो रही थी, स्क्रीन लॉक नहीं था। रघुवीर की उंगलियां कांप रही थीं। इनबॉक्स खोला, कुछ नहीं। गैलरी देखी, खाली। इतनी सफाई। रघुवीर को और डर लगने लगा। अचानक कविता की आंख खुल गई। तुम मेरा फोन क्यों देख रहे हो? उसकी आवाज तेज थी। रघुवीर हड़बड़ा गया, बस ऐसे ही। कविता रोने लगी, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? वो रात रोने और माफी में निकल गई और रघुवीर फिर हार गया। अगले दिन कविता ने राहुल से मिलना शुरू कर दिया। अब वो ज्यादा सावधान थी। गांव से दूर, अलग रास्ते, अलग समय। राहुल बोला, डर खत्म हो गया है? कविता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अब जीना है। रघुवीर के घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर से सब टूट रहा था। गांव के कुछ लड़के अब बातें करने लगे थे, फुसफुसाहटें, इशारे, हंसी। रघुवीर समझ गया, अगर सच बाहर आया तो ये गांव मुझे जीने नहीं देगा। और उसी रात कविता के मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया जिसने आने वाले तूफान की घोषणा कर दी। वीडियो सुरक्षित है, अब फैसला तुम्हारा है। कविता के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। उस रात कविता पूरी तरह टूट चुकी थी। मोबाइल जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन बुझ चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही थी, वीडियो सुरक्षित है। सुबह होते ही कविता ने राहुल को बुलाया। दोनों कस्बे के बाहर एक सुनसान रास्ते पर मिले। कविता की आवाज कांपले ही थी, किसके पास है वो? राहुल ने आंखें चुरा लीं। शायद किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, आजकल हर किसी के हाथ में फोन है। कविता रो पड़ी, अगर ये बाहर गया तो मैं मर जाऊंगी। राहुल चुप रहा और यही चुप्पी कविता को सबसे ज्यादा डराने लगी। उसी दिन दोपहर रघुवीर खेत से लौटा। घर के बाहर कुछ अजनबी खड़े थे, हंसी, फुसफुसाहट और अजीब सी नजरें। रघुवीर ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? कोई जवाब नहीं, बस एक लड़का बोला, भाई मोबाइल देख लेना। रघुवीर ने फोन खोला। स्क्रीन पर एक फाइल चल रही थी। उसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन जो दिख रहा था वो काफी था। रघुवीर की उंगलियां सुन्न हो गईं, आंखें खुली रह गईं, सांस जैसे अटक गई। उसने फोन गिरा दिया। उस पल उसके पैरों की नीचे की जमीन नहीं, उसकी पूरी जिंदगी खिसक गई। घर के अंदर कविता खड़ी थी। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा, ऐसी नजर से जिसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटन थी। क्यों? बस एक शब्द। कविता घुटनों के बल बैठ गई। मुझसे गलती हो गई। रघुवीर हंस पड़ा। वो हंसी डरावनी थी। गलती? गलती तब होती है जब इंसान संभल जाए। उसी शाम पूरे गांव में वो वीडियो फैल चुका था। रामधन चाचा ने सिर झुका लिया। सरपंच ने पंचायत बुलाने की बात कही। औरतें कान में बातें करने लगीं। लड़के हंसने लगे। रघुवीर जब बाहर निकला तो किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने छांव नहीं दी, बस ताने। इसी को कहते हैं संस्कार। भजन वाली थी ना, बेचारा पति। रघुवीर का सीना फटने को था। रात तक कविता और राहुल दोनों गायब हो चुके थे। घर सूना था, अलमारी खुली, कुछ कपड़े नहीं थे। रघुवीर समझ गया वो भाग चुके हैं। अगली सुबह खबर आई कि कविता और राहुल ने कहीं दूर शादी कर ली है। रघुवीर चुप बैठा रहा, ना रोया ना चिल्लाया, बस दीवार को देखता रहा, जैसे उससे पूछ रहा हो, अब मैं क्या करूं? गांव में रहना अब सजा बन चुका था। हर रास्ता, हर चेहरा उसे दोषी ठहराता था, बिना कसूर के।
और उसी रात रघुवीर ने पहली बार घर छोड़ने का सोचा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब समाज की असली क्रूरता शुरू होने वाली थी। सुबह हुई, लेकिन रघुवीर सिंह के लिए रात कभी खत्म ही नहीं हुई थी। घर से बाहर कदम रखा तो हवा भी पराई लगी। गांव के कुएं पर औरतें खामोश हो गईं। चाय की दुकान पर हंसी अचानक रुक गई। कोई सीधे कुछ नहीं कहता, पर हर नज़र उसे दोषी ठहरा रही थी। दोपहर तक सरपंच हरि नारायण ने पंचायत बुला ली। चबूतरे पर पूरा गांव जमा था। रघुवीर सामने बैठा, सिर झुका हुआ। सरपंच बोला, इज्जत पूरे गांव की होती है, सिर्फ एक घर की नहीं। किसी ने चिल्लाकर कहा, ऐसे आदमी को गांव में रहने का हक नहीं। रघुवीर ने सिर उठाया, पहली बार। मेरी गलती क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस एक फैसला, गांव छोड़ दो। रामधन चाचा ने बीच में बोलने की कोशिश की, बेटा बेकसूर है, लेकिन आवाज भीड़ में दब गई। रघुवीर उठकर चला आया। शाम तक खबर फैल चुकी थी, रघुवीर को गांव से निकाल दिया गया है। उस रात कुछ लड़कों ने उसके घर के बाहर पत्थर फेंके। भाग जा, शर्म कर। रघुवीर दरवाजे के पीछे खड़ा कांपता रहा। अगली सुबह उसने अपना सामान बांध लिया। घर के कोने में शादी की तस्वीर टंगी थी। रघुवीर ने उसे उल्टा कर दिया। बस स्टैंड पर कोई पास नहीं बैठा। कंडक्टर ने टिकट देते हुए मुंह फेर लिया। बस चली और बैराकपुर पीछे छूट गया। लेकिन बदनामी साथ चल रही थी। नए शहर में भी काम नहीं मिला। किसी ने पहचान लिया, यही है वो। रघुवीर समझ गया, वीडियो ने उसकी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ा। एक रात वो मंदिर के बाहर बैठा था। भगवान से पहली बार सवाल किया, अगर मेरा कसूर नहीं तो ये सजा क्यों? जवाब नहीं आया। उसी रात राहुल का एक मैसेज आया, किसी अनजान नंबर से, जो हो गया भूल जाओ, हम खुश हैं। रघुवीर का हाथ कांप गया। उसने मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन शब्द दिल पर जलते रह गए। अगले दिन उसने फैसला किया, अब भागेगा नहीं, वो वापस बैराकपुर लौटेगा, सच के साथ। लेकिन गांव के बाहर उसे रोक लिया गया। सरपंच का आदमी बोला, तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है। रघुवीर मुस्कुरा दिया, थकी हुई मुस्कान। ठीक है, पर याद रखना, आज तुमने मुझे निकाला है, कल सच तुम्हें निकालेगा। रात को रघुवीर अकेला खेतों के बीच बैठा था। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। और यही शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। रात गहरी थी। खेतों के बीच बैठा रघुवीर सिंह आसमान को देख रहा था, जैसे तारों से पूछ रहा हो, अब और कितना? सुबह हुई, धूप निकली, लेकिन रघुवीर के भीतर अब कोई उजाला नहीं था। उसने तय कर लिया, वो भागेगा नहीं, न बदनामी से न समाज से। वो सीधे पंचायत पहुंचा। सरपंच हरि नारायण हैरान रह गया, तुम फिर आ गए? रघुवीर शांत था, फैसला सुनाने नहीं, सच सुनाने आया हूं। भीड़ जमा हो गई। रघुवीर ने धीमी आवाज में कहा, जिस वीडियो ने मुझे अपराधी बनाया, उसके पीछे कौन है ये जानना जरूरी नहीं। लोग चुप हो गए। रघुवीर ने एक नाम लिया, राहुल शर्मा। उसने कहा, जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ी वो आज़ाद घूम रहा है और मैं बिना कसूर निकाला गया। सरपंच ने टालना चाहा, अब क्या फायदा? रघुवीर की आवाज भारी हो गई, फायदा मुझे नहीं, इस गांव को है। कल किसी और के साथ ये हो सकता है। भीड़ में हलचल हुई। उसी वक्त एक लड़का आगे आया, कांपते हुए, सरपंच जी, वीडियो मैंने सबसे पहले देखा था, राहुल ने खुद भेजा था, शोहरत के लिए। भीड़ सन्न रह गई। सच धीरे धीरे सामने आने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरपंच ने गला साफ किया, अगर ये सच है तो रघुवीर निर्दोष है। रघुवीर मुस्कुराया, पर आंखें नम थीं। निर्दोष होना अब मेरी जीत नहीं, मेरी सजा है। उसने गांव की तरफ देखा, वही लोग, वही चेहरे, वही नजरें। जब मुझे निकाला गया तब किसी ने नहीं पूछा मैं दोषी हूं या नहीं। खामोशी छा गई। रघुवीर ने आखिरी बार कहा, मुझे वापस जगह नहीं चाहिए,
बस इतना याद रखना, भीड़ का फैसला अक्सर गलत होता है। वो मुड़ा और चला गया। इस बार किसी ने रोका नहीं। कई दिन बाद खबर आई, राहुल और कविता अलग हो चुके थे। नया रिश्ता पुराने बोझ को उठा नहीं पाया। रघुवीर शहर में छोटी सी नौकरी करने लगा। न नाम बताया, न कहानी, बस जीता रहा। एक शाम वो मंदिर के बाहर बैठा था। एक अनजान आदमी बोला, आप बहुत शांत लगते हो। रघुवीर ने कहा, शांति तब आती है जब इंसान के पास खोने को कुछ न बचे। आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब ठीक हूं। क्योंकि कुछ जख्म भरते नहीं, बस इंसान को मजबूत बना देते हैं।